शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने एक निजी न्यूज़ चैनल से बातचीत में कहा कि सीरम द्वारा उत्पादित ऑक्सफोर्ड कोरोना वायरस वैक्सीन की 100 मिलियन खुराक का पहला बैच साल 2021 की दूसरी या तीसरी तिमाही तक उपलब्ध हो सकेगा। पूनावाला ने कहा कि ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन काफ़ी किफ़ायती होगी और हम पहली बार में 100 मिलियन खुराक उपलब्ध कराने के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रगति को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि परीक्षण की प्रक्रिया लगभग दिसंबर के अंत तक समाप्त हो जाएगी और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो हम जनवरी में टीका लगवाने में सक्षम हो जाएंगे। वहीं यदि ब्रिटेन, जहां पर एडवांस ट्रायल चल रहा है, ने हमारे साथ डेटा साझा किया तो हम आपातकालीन ट्रायल के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय में आवेदन देंगे और अगर वहां से इसे मंजूरी मिल जाती है तो हम वही टेस्ट भारत में भी कर सकेंगे और ये सभी काम यदि सफल रहे तो आगामी दिसंबर के मध्य तक हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध हो सकता है। वंचित बहुजन आघाड़ी के मुखिया प्रकाश आंबेडकर ने पार्टी की युवा आघाड़ी की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए युवा आघाड़ी के प्रदेशाध्यक्ष पद पर अमरावती जिले के चांदू रेलवे निवासी युवा सामाजिक कार्यकर्ता नीलेश विश्वकर्मा की नियुक्ति की है। वहीं प्रदेश महासचिव पद पर अकोला के राजेंद्र पातोड़े का चयन किया गया है। धीरे धीरे अब कोरोना संक्रमण का प्रमाण कम होने लगा है और लोग बाग घरों से बाहर निकलने लगे हैं। इसमें भी अब तक घरों में रहकर विभिन्न बीमारियों और तकलीफों को सहन करने वाले लोग बाग अपने इलाज के लिए डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, जिसमें पाइल्स व फिशर से पीड़ित मरीजों की संख्या सर्वाधिक है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक लॉकडाउन काल के दौरान आराम तलब जीवन शैली, चटपटे व मसालेदार भोजन का सेवन, इन बातों के साथ साथ कोरोना से बचाव हेतु उठते बैठते किसी की भी सलाह पर किसी भी तरह के काढ़े का अति सेवन करना अब लोगों पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि ऐसे काढ़े का अति सेवन करने वाले लोगों में पाइल्स व फिशर जैसी बीमारियों का प्रमाण सबसे अधिक देखा जा रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक कोरोना काल के प्रारंभ में 4 माह के लॉकडाउन के दौरान और इसके बाद पूरी तरह अनलॉक होने में लगे 3 माह, ऐसे करीब 7 माह तक अधिकांश लोग बाग अपने अपने घरों पर ही थे और उनका अधिकांश समय टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर व मोबाइल देखने में गया। इस दौरान घर पर बैठकर आए दिन चटपटे व मसालेदार भोजन का आनंद लिया जा रहा था और हर कोई एक दूसरे को कोरोना से बचाव हेतु काढ़ा पीने की सलाह दे रहा था, जिसकी वजह से लोगों ने कई तरह के काढ़ों का सेवन किया और लोगों को अलग अलग बीमारियों ने घेर लिया। ऐसे में लोग बाग कोरोना से तो बच गए, लेकिन काढ़े के अति सेवन की वजह से पाइल्स और फिशर जैसी बीमारियों का शिकार हो गए। स्थानीय चांदनी चौक के पास स्थित हाथीपुरा स्थित मरकज़े अहले सुन्नत मस्जिद मिस्किन शाह मियाँ से प्रतिवर्ष ईद मिलादुन्नबी के पर्व पर बड़ी धूमधाम से जुलूस मोहम्मदिया का आयोजन किया जाता है, किंतु इस वर्ष कोरोना संक्रमण के खतरे और प्रशासन की ओर से जारी प्रतिबंधात्मक दिशा निर्देशों को देखते हुए ईद मिलाद पर यह जुलूस नहीं निकाला जाएगा। इस आशय की जानकारी यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में सिरातुन्नबी कमेटी की ओर से दी गई। इस पत्रवार्ता में सिरातुन्नबी कमेटी के अध्यक्ष व पूर्व पार्षद इमरान अशरफी एवं मस्जिद मिस्किन शाह मियाँ के मुफ्ती अहमद रजा नियाजी ने कहा कि इस्लाम में ईद मिलाद एक बहुत ही अहमियत वाला त्यौहार है और हर साल जश्न मिलाद बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार यह त्यौहार बेहद सादगीपूर्ण ढंग से मनाया जाएगा और इस बार किसी भी तरह के जुलूस का आयोजन नहीं होगा। हालांकि ईद मिलाद पर शहर की सभी मस्जिदों और चौक चौराहों पर आकर्षक रोशनाई जरूर की जाएगी। साथ ही सिरातुन्नबी कमेटी व मस्जिद कमेटी की ओर से सभी गरीबों को उनकी ज़रूरत का इमदाद बांटा जाएगा। इसके साथ ही इस पत्रवार्ता में बताया गया कि इस फैसले की जानकारी को सभी मस्जिदों से ऐलान करके शहरवासियों को दी जाएगी। इसके बावजूद यदि कोई अपनी मर्जी से ईद मिलाद पर जुलूस निकालता है तो उसकी कोई जिम्मेदारी सिरातुन्नबी कमेटी पर नहीं होगी। जिले में AIC कंपनी के फसल बीमा को लेकर किसानों की ओर से अनेकों शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ऐसे में AIC कंपनी द्वारा सभी शिकायतों और त्रुटियों का निपटारा कर आगामी 9 नवंबर तक फसल बीमा की मुआवजा राशि अदा करनी चाहिए। इस आशय का दिशा निर्देश जिलाधीश शैलेश नवाल ने मंगलवार को जारी किया। साथ ही चेतावनी दी कि यदि इस अंतिम तिथि तक किसानों को बीमा राशि अदा नहीं की गई तो AIC कंपनी के खिलाफ जालसाजी का मामला दर्ज करते हुए फौजदारी कार्रवाई की जाएगी। अमरावती शहर में स्थित कनिष्ठ महाविद्यालयों की कक्षा 11वीं में प्रवेश हेतु शुरू की गई केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया विगत 1.5 माह से अटकी पड़ी है और करीब 7,500 विद्यार्थियों का शैक्षणिक भविष्य भी अधर में लटका पड़ा है। इस समय मराठा आरक्षण का मसला सुप्रीम कोर्ट में अनिर्णित रहने के चलते यह स्थिति उत्पन्न हुई है। वहीं गत रोज ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा मराठा आरक्षण के मामले की सुनवाई को आगामी 4 सप्ताह तक मुलतवी किया गया है। ऐसे में साफ है कि कक्षा 11वीं की प्रवेश प्रक्रिया में अब आगामी 1 माह तक कुछ भी नहीं होने वाला। ऐसे में कक्षा 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद कक्षा 11वीं में प्रवेश की प्रतीक्षा कर रहे विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों का इंतजार अब और भी अधिक लंबा हो गया है।
जुलाई माह के अंत में कक्षा 10वीं की ग्रीष्मकालीन परीक्षाओं का परिणाम घोषित होने के बाद अगस्त माह से कक्षा 11वीं की केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसमें 12,202 विद्यार्थियों ने अपने आवेदन पेश किए थे, जिनकी आवश्यक जांच पड़ताल के बाद जीरो राउंड व फर्स्ट राउंड में 4,932 विद्यार्थियों का प्रवेश निश्चित करते हुए उन्हें महाविद्यालय आवंटित किए गए थे। वहीं 10 सितंबर को दूसरे राउंड की प्रवेश सूची घोषित की जानी थी, लेकिन इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा मराठा आरक्षण के मामले में अंतरिम स्थगनादेश जारी किया गया, जिसके चलते राज्य सरकार ने इस मामले में फैसला आने तक कक्षा 11वीं की प्रवेश प्रक्रिया को स्थगित करने का निर्देश जारी किया। इस बात को देखते ही देखते अब 1.5 माह हो चला है और पिछले 1.5 माह से कक्षा 11वीं की प्रवेश प्रक्रिया जस की तस अटकी पड़ी है, जिसकी वजह से प्रवेश का इंतजार कर रहे करीब 7,500 विद्यार्थियों का शैक्षणिक भविष्य अधर में लटका हुआ है। अमरावती जिले में जुलाई से सितंबर माह के दौरान काफ़ी बड़े पैमाने पर बारिश हुई, जिससे खेती किसानी सहित लोगों की संपत्ति का काफ़ी नुकसान हुआ। ऐसे में जिले के अतिवृष्टि प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द क्षतिपूर्ति मुआवजा मिले, इस मांग के साथ ही जिले के विभिन्न प्रलंबित विषयों को लेकर राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा अमरावती जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने गत रोज राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। इस समय सीएम उद्धव ठाकरे ने अतिवृष्टि की वजह से हुए नुकसान की एवज में मुआवजा देने को लेकर सरकार को संवेदनशील बताते हुए कहा कि सभी प्रभावितों को जल्द से जल्द नुकसान भरपाई दी जाएगी। स्थानीय संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ की वर्ष 2019-2020 की ग्रीष्मकालीन परीक्षाएं आरंभ हो गई हैं। बुधवार को संभाग के करीब 150 महाविद्यालयों में विद्यापीठ की यह परीक्षा ली गई, जिसमें सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों एवं प्राध्यापकों का पूरा सहयोग मिल रहा है और महाविद्यालय स्तर पर आयोजित परीक्षा विद्यार्थियों के लिए भी सुविधाजनक साबित हो रही है। इस आशय की जानकारी देते हुए विद्यापीठ प्रशासन द्वारा बताया गया कि आगामी 2 नवंबर तक ऑनलाइन व ऑफलाइन तरीके से सभी परीक्षाएं ली जाएंगी, जिसके लिए सभी विद्यार्थी अपने अपने महाविद्यालयों से संपर्क कर सकते हैं। वहीं विद्यापीठ प्रशासन द्वारा यह जानकारी भी दी गई कि बुधवार को कुलगुरु डॉक्टर मुरलीधर चांदेकर ने कई महाविद्यालयों का दौरा करते हुए वहां चल रही ग्रीष्मकालीन परीक्षाओं के कामकाज की जानकारी ली और परीक्षा से संबंधित गतिविधियों की समीक्षा भी की। वहीं दूसरी ओर संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ द्वारा महाविद्यालयीन स्तर पर ली जाने वाली परीक्षा के खिलाफ आवाज़ उठनी शुरू हो गई है। विगत दिनों व्यवस्थापन परिषद के सदस्य प्राध्यापक दिनेश सूर्यवंशी ने विद्यापीठ के फैसले को गलत बताते हुए इसके खिलाफ कुलपति व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पत्र भेजा था। वहीं अब सीनेट के सभी 11 सदस्यों ने कुलगुरु डॉक्टर मुरलीधर चांदेकर द्वारा लिए गए फैसले को गलत बताते हुए मांग की है कि यह परीक्षा महाविद्यालयीन स्तर पर नहीं बल्कि विद्यापीठ स्तर पर ही ली जानी चाहिए। सीनेट सदस्यों का कहना रहा कि एक ही कक्षा व एक ही पाठ्यक्रम रहने के बावजूद महाविद्यालयीन स्तर पर ली जाने वाली परीक्षा में प्रश्न पत्रिकाएं एक जैसी नहीं रहेंगी, बल्कि सभी महाविद्यालयों द्वारा अपने अपने विद्यार्थियों की सुविधा के लिहाज से हर विषय की अलग अलग प्रश्न पत्रिका बनाई जाएगी। ऐसे में छात्रों के भविष्य और शैक्षणिक गुणवत्ता के स्तर का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। साथ ही ऐसी परीक्षा के बाद दी जाने वाली पदवी का भी कोई मूल्य नहीं रहेगा। अतः विद्यापीठ की पुरानी परंपरा के मुताबिक ही परीक्षा ली जानी चाहिए। इस समय जहां एक और लोग बाग इस डर से अपनी कोरोना टेस्ट नहीं करवा रहे कि अगर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई तो उन्हें 8-10 दिन कोविड अस्पताल में भर्ती रहना पड़ेगा, वहीं दूसरी ओर एक ऐसा मामला भी सामने आया है जिसमें SRPF के एक जवान ने फर्जी दस्तावेजों का जुगाड़ कर खुद को कोरोना पॉजिटिव दर्शाया, जिसके बाद वह इलाज करवाने के नाम पर सुपर स्पेशलिटी के कोविड अस्पताल में भर्ती भी हुआ। लेकिन दस्तावेजों का फर्जीवाड़ा समझ में आते ही सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टरों ने इस मामले की शिकायत गाड़गेनगर थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद गाड़गेनगर थाना पुलिस ने SRPF पुलिस जवान के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू की। जानकारी मिली है कि चपरासीपुरा के सुंदरलाल चौक निवासी अलीम अजीज चौहान नामक व्यक्ति SRPF में पुलिस अमलदार के पद पर कार्यरत है और उसने मंगलवार की सुबह 10 बजे खुद को कोरोना पॉजिटिव बताते हुए अपने आप को सुपर स्पेशलिटी के कोविड अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन अलीम अजीज चौहान द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों को लेकर कोविड अस्पताल के डॉक्टरों को संदेह हुआ, जिसके बाद इन दस्तावेजों की इरविन अस्पताल के लैब टेक्नीशियन से जांच कराई गई और दस्तावेजों के फर्जी रहने की जानकारी सामने आई। इसके पश्चात डॉक्टर सोपान भोंगाड़े ने तुरंत ही गाड़गेनगर पुलिस स्टेशन जाकर इस मामले में शिकायत दर्ज करवाई। जिले में बुधवार 28 अक्टूबर को कोरोना के 90 नए संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही जिले में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 16,130 पर जा पहुंची। बुधवार को RT-PCR टेस्ट में 72 और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 18 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिला शल्य चिकित्सक कार्यालय द्वारा दी गई रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए लोगों में 5 अल्पवयीन बच्चों सहित 58 पुरुषों व 27 महिलाओं का समावेश रहा। साथ ही इन 90 लोगों में अमरावती शहर के 46 और ग्रामीण इलाकों के 44 लोगों का समावेश था। इस समय पूरा विश्व कोरोना की महामारी से त्रस्त है। ऐसे में कोरोना सहित किसी भी संक्रामक बीमारी से बचने के लिए अपने शरीर को निरोगी रखना बेहद जरूरी है। इस बात के मद्देनजर परतवाड़ा शहर के लाइफस्टाइल योगा क्लासेस के योग पटुओं ने विभिन्न योगासनों में वैश्विक स्तर पर प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है।
विगत अगस्त माह में 25 से 31 अगस्त तक व्यक्तिगत योगा वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑनलाइन मेगा ऑडिशन दिया गया, जिसमें समूचे भारत से योग पटुओं ने ऑडिशन दिए और देश के 52 योग पटुओं का इस स्पर्धा के लिए चयन हुआ। इसमें महाराष्ट्र के 9 योग पटु चुने गए। इसमें भी सर्वाधिक उल्लेखनीय बात यह है कि महाराष्ट्र के 9 में से 7 योग पटु अकेले परतवाड़ा शहर के हैं, जिनमें 8 वर्ष के शौर्या ढाकुलकर, 14 वर्ष की शौली ढाकुलकर, 9 वर्षीय संस्कृति घट्टे, 13 वर्षीय श्रेयस घट्टे, 9 वर्षीय शताक्षी वाजपेयी, 11 वर्षीय श्रीनल वाजपेयी तथा 43 वर्षीय कैलाश घट्टे का समावेश रहा। इन सभी योग पटुओं ने 13 सितंबर को योगा वर्ल्ड बुक ऑफ योगा वर्ल्ड रिकॉर्ड के फाइनल में सर्वाधिक समय तक अपने पसंदीदा योगासन करते हुए विश्व कीर्तिमान बनाने का बहुमान हासिल किया है। इन योग पटुओं का परतवाड़ा सहित समूचे जिले में अभिनंदन किया जा रहा है। प्रतिवर्ष अक्टूबर व नवंबर माह के दौरान किसानों द्वारा कपास की फसल पककर हाथ में आने और उसकी बिक्री से 4 पैसे दिखाई देने का बेसब्री के साथ इंतजार किया जाता है, लेकिन विगत कुछ वर्षों से प्रतिवर्ष कपास की फसल संक्रामक रोगों व गुलाबी इल्लियों के संक्रमण व प्रादुर्भाव की भेंट चढ़ रही है। इस बार भी जिले के कई इलाकों में कपास की फसल पर गुलाबी इल्लियों ने धावा बोला है, जिसके चलते पहले से ही कई समस्याओं का सामना कर रहे किसानों की समस्याएं और दिक्कतें लगातार बढ़ रही हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर रोप वाटिका योजना अंतर्गत अमरावती जिले को 18 रोप वाटिकाओं का लक्ष्यांक प्राप्त हुआ है, जिसमें सर्वसाधारण प्रवर्ग भौतिक 15 तथा अनुसूचित जाति प्रवर्ग भौतिक 3 इस पद्धति से रोप वाटिकाओं का वितरण होगा। इस योजना अंतर्गत रोप वाटिका निर्मित के लिए जिले के अधिक से अधिक किसान आवेदन करें, इस आशय का आह्वान जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि को 2 नवंबर तक समयावधि दी गई है। कुछ समय पूर्व ही वापसी की बारिश की वजह से सोयाबीन की फसल का जबरदस्त नुकसान हुआ। साथ ही कटाई के बाद खेतों में रखा सोयाबीन बारिश के पानी में भीगकर खराब हुआ। इसके बाद अब मौसम खुलने पर अपनी उपज को न्यूनतम गारंटी मूल्य मिलेगा। इस आशा के साथ कई किसान बड़े पैमाने पर अपना सोयाबीन लेकर फसल मंडी पहुंच रहे हैं। ऐसे में फसल मंडी में किसानों की जबरदस्त भीड़भाड़ देखी जा रही है और सोयाबीन लदे वाहनों की यहां पर जबरदस्त आवक हो रही है। गत रोज यहां के रामदास बाबा उदासी मंदिर में वाल्मीकि समाज व सुदर्शन समाज का एकता सम्मेलन संपन्न हुआ। पूर्व पार्षद रतन डेंडोले की अगुवाई में आयोजित इस सम्मेलन में समाज के पुरोधा कन्हैया जमदार ने समाज बंधुओं का मार्गदर्शन किया। साथ ही सम्मेलन में निगमायुक्त प्रशांत रोड़े व मनपा प्रशासन से मांग की गई कि इस समय अमरावती महानगर पालिका में सफाई कामगारों के 400 पद रिक्त पड़े हैं, जिन पर वाल्मीकि व सुदर्शन समाज के पात्र लोगों की नियुक्ति की जाए। इसके अलावा इसके साथ ही इस सम्मेलन में कहा गया कि कोरोना काल के दौरान शहर के सभी रिहायशी इलाकों और कोविड अस्पतालों सहित कोविड हेल्थ सेंटरों में वाल्मीकि व सुदर्शन समाज से वास्ता रखने वाले सफाई कर्मियों ने अपनी जान की जोखिम उठाकर साफ सफाई का काम किया है। ऐसे में अब सरकार एवं प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि इस समाज की समस्याओं और सुविधाओं की ओर ध्यान दिया जाए। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में शहर के वाल्मीकि व सुदर्शन समाज बंधु उपस्थित थे। ऑल इंडिया बीएसएफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर असो की राज्य इकाई के अध्यक्ष श्रीकांत शेगांवकर द्वारा यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा गया, भारतीय सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के पूर्व सैनिकों को 23 नवंबर 2012 के अध्यादेश के मुताबिक सेना के जवानों की तरह दर्जा व सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन राज्य सरकार ने अब तक इस पर कोई अमल नहीं किया। इसी तरह वर्ष 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत पाक युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बीएसएफ के जवानों को भारतीय सेना के जवानों का दर्जा देने की सिफारिश की थी, लेकिन रक्षा मंत्रालय की गलती की वजह से ऐसा भी नहीं हो पाया। वहीं सीमा पर सबसे आगे खड़े रहकर दुश्मन की गोली को अपने सीने पर झेलने वाले बीएसएफ के जवानों को मृत्युपरांत शहीद का दर्जा भी नहीं मिलता। यह एक तरह से बीएसएफ जवानों के साथ द्वियम दर्जा व सौतेला व्यवहार है, जिसे जल्द से जल्द दूर किया जाना चाहिए। हाल ही में इंडियन साइकेट्रिस्ट सोसाइटी की वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें अमरावती शहर के सुप्रसिद्ध मानसोपचार तज्ञ व ब्रेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर लक्ष्मीकांत राठी को सोसाइटी के वेस्ट जोन का सर्वसम्मति से अध्यक्ष नियुक्ति किया गया। बता दें कि सोसाइटी के वेस्ट जोन में महाराष्ट्र, गुजरात व गोवा इन 3 राज्यों का समावेश होता है और इन 3 राज्यों के करीब 2000 से अधिक मानसिक रोग विशेषज्ञ इस संगठन के सदस्य हैं, जिनका प्रतिनिधित्व अमरावती शहर से वास्ता रखने वाले लक्ष्मीकांत राठी राष्ट्रीय स्तर पर करेंगे। इसे अमरावती शहर के लिए बहुमान व उपलब्धि कहा जा सकता है। डॉक्टर लक्ष्मीकांत राठी की इस उपलब्धि हेतु विभिन्न स्तरों पर उनका अभिनंदन किया जा रहा है। अमरावती मनपा क्षेत्र में संपत्ति धारकों का उनके घरों और इमारतों का राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार स्वयं मूल्यांकन करना होगा, जिसके लिए सरकार ने संपत्तियों के 16 अलग अलग प्रकार तय किए हैं और प्रत्येक प्रकार हेतु रेडी रेकनर के अनुसार करों की अलग अलग दरें रहेंगी, जिसकी वजह से संपत्ति कर आकार में सुसूत्रता आएगी और बेस रेट को निश्चित करना सुलभ होगा। इसके साथ ही स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं की आय बढ़कर राजस्व में भी वृद्धि होगी, ऐसा उद्देश्य तय किया गया है। इस संदर्भ में महानगर पालिका द्वारा सैंपल सर्वे पूरा कर लिया गया है, जिसकी जानकारी राज्य सरकार को भेज दी गई है।
राज्य सरकार द्वारा अपनी आय बढ़ाने के लिए संपत्ति कर आकार की नई पद्धति को अमल में लाए जाने की पूरी संभावना है। दीपावली पर्व और पटाखों की आतिशबाजी का एक दूसरे के साथ बेहद गहरा नाता है और 5 दिवसीय दीपोत्सव में बड़े पैमाने पर आतिशबाजी की जाती है, जिसमें लक्ष्मी पूजन वाले दिन पूरे भारतवर्ष में सर्वाधिक आतिशबाजी होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए विगत कुछ वर्षों से चीन ने पटाखा उत्पादन के क्षेत्र में उतरते हुए भारतीय बाजारों पर जबरदस्त कब्जा जमा लिया था और ये पटाखे बेहद सस्ते रहने के चलते आम भारतीय ग्राहक भी इनकी बड़े पैमाने पर खरीदारी करता है। लेकिन इस बार भारत चीन के बीच तनावपूर्ण हालात को देखते हुए चाइना मेड वस्तुओं का पूरे देश में जमकर बहिष्कार किया जा रहा है, जिसके मद्देनजर स्थानीय पटाखा विक्रेताओं ने इस बार चाइनीज पटाखों की बिक्री नहीं करने का निर्णय लिया है। अमरावती शहर में प्रतिवर्ष दीपावली के अवसर पर 3 से 4 करोड़ रुपयों के पटाखों की बिक्री होती है, जिसमें अधिकांश हिस्सा चाइना मेड पटाखों का होता है। लेकिन दोनों देशों के बीच जारी तनाव को देखते हुए शहर के सभी 80 लाइसेंसदार पटाखा विक्रेताओं ने इस बार दीपावली पर चाइना मेड पटाखों की बिक्री नहीं करने का निर्णय लिया है। ऐसे में अमरावती के पटाखा बाजार से ही 1 से 1.5 करोड़ रुपयों के चाइना मेड पटाखों की बिक्री पर रोक लगेगा। कोरोना संक्रमण काल के दौरान अपने कर्तव्य का पालन करते समय मौत का शिकार होने महानगरपालिका के कर्मचारियों के परिजनों को बीमा कवच और राज्य सरकार द्वारा घोषित सहायता राशि प्राप्त हो, इस हेतु मनपा प्रशासन ने राज्य सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है। कोरोना संक्रमण काल के दौरान अपनी ड्यूटी पर तैनात रहने वाले अग्निशमन विभाग के लिपिक राजेश तायडे, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी देवीदास कुंटे, मनपा कार्यशाला के उप अभियंता मनोहर धजेकर व बीट प्यून अनिल मस्के का निधन हो गया था। इन चारों कोरोना योद्धाओं के परिजनों को बीमा कवच व सरकारी सहायता राशि मिलने हेतु मनपा प्रशासन द्वारा जबरदस्त प्रयास किए जा रहे हैं और इस संदर्भ में सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजा गया है। सरकार की ओर से इस प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाते ही चारों कोरोना योद्धाओं के परिजनों को 50-50 लाख रुपयों की सहायता दी जाएगी। नवरात्रोत्सव समाप्त होने के बाद अब जल्द ही हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार दीपावली का आगमन होने जा रहा है। इस त्यौहार में दीप का काफ़ी महत्व होता है। ऐसे में शहर के कुम्हारों द्वारा चाक पर दीप तैयार कर मिट्टी के दीप सुखाकर तैयार किए जा रहे हैं। कुम्हारों द्वारा तैयार किए जा रहे दीपों की ऐसी ही कुछ झलक हमारे कैमरामैन अक्षय नागापुरे ने अपने कैमरे में कैद की है। वहीं दूसरी ओर परतवाड़ा में भी दीपावली के त्यौहार के मद्देनजर बड़े पैमाने पर मिट्टी से दीप तैयार किए जा रहे हैं और यहाँ पर कुम्हार परिवारों द्वारा दिन रात दिए बनाने की प्रक्रिया और इस समय कुम्हारों द्वारा अपने पूरे परिवार सहित पूरा दिन भर दीपावली के लिए दिए बनाए जा रहे हैं। इस बारे में हमारे प्रतिनिधि ने सावली दातुरा के वार्ड क्रमांक 2 में रहने वाले कुम्हार देवीदास चुनीलाल बर्दिया से विशेष तौर पर बातचीत की और उन्होंने दिए बनाने की प्रक्रिया के संदर्भ में विस्तार के साथ जानकारी दी। स्थानीय हरिना फाउंडेशन अंतर्गत हरिना नेत्रदान, नेत्र प्रत्यारोपण व अवयवदान समिति तथा विश्व लोहाना महापरिषद के संयुक्त तत्वाधान में पर्यावरण संवर्धन हेतु पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खापड़े बगीचा स्थित स्वर्गीय मंगलजी भाई पोपट नेत्रालय में बुधवार को आयोजित कार्यक्रम में महापौर चेतन गावंडे, जिला सूचना अधिकारी हर्षवर्धन पवार सहित हरिना फाउंडेशन एवं विश्व लोहाना महापरिषद के पदाधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान नेत्रदान अवयवदान पोस्टर का विमोचन भी मान्यवरों के हाथों किया गया एवं परिसर में विविध प्रजातियों के पौधे भी लगाए गए। परतवाड़ा विभाग के टपालपुरा क्षेत्र में रहने वाले निवासी धारकों का अतिक्रमण नियमानुकूल कर पट्टों का वितरण करने को लेकर बुधवार 28 अक्टूबर को अचलपुर नगर परिषद कार्यालय पर एडवोकेट बंड्या साने के नेतृत्व में नागरिकों ने मोर्चा निकाला। साथ ही अपनी मांगों को लेकर पालिका परिसर में ठिया आंदोलन किया गया। समीपस्थ भानखेड़ा रोड स्थित चुनखड़ी नाले के पास अमरावती से भानखेड़ा की ओर जा रही मारुति कार ने विपरीत दिशा से आ रही मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में भानखेड़ा परिसर निवासी बालू नागोराव धोत्रे, नेहा बालू धोत्रे व सोनू अन्नाजी शिंदे नामक 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें हादसे के तुरंत बाद ही जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। बडनेरा पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू की है। शराब पीने के लिए रुपए न देने को लेकर हुए विवाद में मुकेश सुधाकर तायडे ने उमेश रमेश वाघमारे को गालियां देते हुए उस पर तलवार से जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस मामले में दोषी पाए जाने पर जिला न्यायालय क्रमांक 3 के न्यायमूर्ति निखिल मेहता की अदालत ने आरोपी मुकेश को 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आज के वैज्ञानिक युग में लोग बाग चांद और मंगल की सतह तक जा पहुंचे, लेकिन आज भी लोगों के सिर से अंधश्रद्धा का भूत नहीं उतर रहा और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही अमरावती जैसे शहर में भी लोग बाग अंधश्रद्धा पर भरोसा करते हैं। ऐसी ही घटना फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के महादेव खोरी परिसर में उजागर हुई, जहां पर अपनी पत्नी की तबीयत खराब रहने के कारण उसके पति ने एक मांत्रिक की सहायता लेकर अपने पत्नी की तांत्रिक पूजा कराई और मांत्रिक ने महिला के शरीर पर 1 किलो हल्दी लगाते हुए उसके साथ अश्लील हरकत की, जिसके बाद इस महिला ने अपने मायके वालों की सहायता से फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मांत्रिक राजू गणेश गुर्दे सहित महिला के पति के खिलाफ अपराध दर्ज किया। मामले में जांच शुरू है। नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र के बिजीलैंड के पास पुलिस मुख्यालय में कार्यरत पंकज अकोटकर नामक पुलिस कर्मचारी की मोटरसाइकिल को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। इस सड़क दुर्घटना में पुलिस कर्मचारी पंकज अकोटकर गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा बीती रात घटित हुआ।
नांदगांवपेट पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए उसकी तलाश शुरू कर दी है। दत्तापुर पुलिस थाना क्षेत्र में धामनगांव रेलवे नगर परिषद के सामने लाल उर्फ शेख जुबेर ने लोगों के वाहन अड़ाकर उन्हें गालियां दी। साथ ही संतोष विश्वकर्मा नामक व्यक्ति को गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी और उसके जेब से रुपए भी लूट लिए। पुलिस ने इस मामले में अपराध दर्ज करते हुए आरोपी लाल उर्फ शेख जुबेर की तलाश शुरू की है। वरुण पुलिस थाना क्षेत्र के पुरानी स्टेट बैंक के पास निवासी डॉक्टर सौरभ हरिभाऊ पोहरकर के घर के दरवाजे का ताला कुंडी तोड़कर अज्ञात चोरों ने उनके घर में प्रवेश किया और घर की अलमारी में रखे 1,32,500 रुपये कीमत के गहने चुरा लिए। पुलिस ने अपराध दर्ज करते हुए चोरों की तलाश शुरू की है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के जेवर नगर परिसर में रहने वाले 30 वर्षीय प्रताप भटकर नामक युवक ने अपने घर में खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र में अब्दुल सादिक तथा परवेज रऊफ देशमुख नामक बुल्ढाना के 2 ठेकेदारों ने 3 माह पूर्व 2,98,500 रुपये का चेक देकर धोखाधड़ी की थी। फिलहाल दोनों आरोपी नागपुर की जेल में थे। इसकी सूचना मिलते ही राजापेट पुलिस ने दोनों आरोपियों को प्रोड्यूस वारंट के तहत गिरफ्तार कर अमरावती लाया है। स्थानीय वीएमवी रोड होते हुए गाड़गेनगर की ओर जा रही कार से एक दुपहिया वाहन की टक्कर हो गई। इस हादसे के बाद जब पुलिस ने दोनों वाहनों की जांच पड़ताल की तो वाहन चालक के पास 2 तलवार व 1 गुप्ती यह हथियार बरामद हुए। ऐसे में पुलिस ने दुपहिया वाहन चला रहे काले नामक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उसे स्थानीय अदालत के सामने पेश किया। परतवाड़ा से बैतूल मार्ग पर खेड़ी गांव के पास अकोट से पचमढ़ी की ओर जाने वाले मार्ग पर काली माता मंदिर के पास मंगलवार 27 अक्टूबर की रात करीब 12:30 बजे के आसपास एक कार 500 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 3 अन्य युवक बुरी तरह घायल हुए जिन्हें जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पता चला कि सामने से आ रहे वाहन की हेडलाइट का प्रकाश आंखों में पड़ने पर परतवाड़ा की ओर से जा रही मारुति स्विफ्ट के चालक का संतुलन बिगड़ गया और कार अनियंत्रित होकर 500 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में आकाश सुभाष पालेकर नामक 28 वर्षीय युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं प्रदीप बंकुवाले, अनिकेत गाड़गे व चेतन बंकुवाले नामक 3 युवक बुरी तरह घायल हो गए। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।